अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डॉक्टर एस जयशंकर इन आपकी अदालत। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि बहुत स्पेशल वीडियो है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनसे किए जाएंगे, कुछ उनकी लाइफ के बारे में, कुछ उनकी जो परफॉर्मेंस रही है आज तक उसके बारे में। बाकी आगे करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े नेताओं के साथ डील करते हैं। 40 साल डिप्लोमेट रहने के बाद ये नेता बन गए, राजनीति में आ गए। पुराने ज़माने के लोग इन्हें जितना पसंद करते हैं, मेरी रिसर्च बताती है कि आज के ज़माने के, नए ज़माने के लोग भी इन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। प्लीज वेलकम भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। और ये तालियां बजते रहें क्योंकि मैं आमंत्रित करने वाला हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज को। आज के हमारे जज बहुत खास हैं। उनकी लिखी हुई किताबें पूरी दुनिया में करोड़ों लोग पढ़ते हैं। वो मोटिवेटर हैं, राइटर हैं और पूरी दुनिया में एक बड़े जबरदस्त स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं। प्लीज वेलकम शिव खेड़ा। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज शिव खेड़ा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पर, एक नजर डालेंगे एस जयशंकर के करियर पर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर देश के सबसे अनुभवी और सबसे एक्टिव डिप्लोमैट्स में से एक हैं। डॉक्टर जयशंकर ने 38 साल तक एक डिप्लोमैट के तौर पर काम किया। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर 3 साल तक फॉरेन सेक्रेटरी रहे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया। डॉक्टर जयशंकर लंबे समय तक चीन में भारत के एम्बेसडर रहे। विदेश मंत्रालय में अपने लंबे करियर में डॉक्टर जयशंकर ने मॉस्को, कोलंबो, बुडापेस्ट और टोक्यो की एम्बेसीज में भी डिप्लोमेटिक जिम्मेदारियां संभाली। डॉक्टर जयशंकर ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जेएनयू से मास्टर्स की डिग्री ली और डॉक्टरेट किया। नटवर सिंह के बाद डॉक्टर एस जयशंकर दूसरे डिप्लोमैट हैं जिन्हें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनने का अवसर मिला। डॉक्टर जयशंकर कई भाषाओं के जानकार हैं, राइटर हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, गुजरात से राज्यसभा के मेंबर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फेवरेट डिप्लोमैट डॉक्टर एस जयशंकर आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। डॉक्टर जयशंकर, आप पर पहले इल्जाम लगाऊं इससे पहले पूछना चाहता हूं कि मैं एक डिप्लोमेट से बात कर रहा हूं या एक पॉलिटिशियन से? आज मैं कहूँगा ज़्यादातर आप माने पॉलिटिशियन से डील कर रहे हैं, पर 40 साल जो डिप्लोमेट की ट्रेनिंग है ना, वो जाती थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम एस जयशंकर। आपकी अदालत में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर इल्जाम है कि ये डिप्लोमेसी का इस्तेमाल पॉलिटिक्स चमकाने के लिए करते हैं। जयशंकर जी, अब ये तो आप मान दे रहे हैं कि डिप्लोमेट से ज्यादा पॉलिटिशियन बन गए आजकल। G20 की सफलता की हमने जबरदस्त कहानियां सुनी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, जो बाइडेन ने तारीफ की,
रशिया के प्रेसिडेंट ने भी तारीफ की, आए नहीं तो भी खुश हैं। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा कि चाइना ने भी तारीफ की कि भारत ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन हमारे लालू यादव जी कहते हैं कि पैसा बर्बाद कर दिया, इतना खर्चा कर दिया, भारत को क्या मिला? देखिए ऐसा है, लालू जी की तो हम सब लोग आदर सम्मान तो करते ही हैं, आप सब जानते हैं ना। और आपने अब बाइडेन और पुतिन का नाम लिया तो ये भी स्वाभाविक है कि आप लालू जी का नाम भी साथ ही साथ लेंगे। तो हमारे बारे में जो अच्छे शब्द जो बोले जा रहे हैं, ये ही एक सबूत है कि एक किस्म से हमें मिला क्या। पर आप अगर सामान्य नागरिक की दृष्टि से देखें, पहली बात G20 में जो कहते हैं स्किल्स मैपिंग, कि हर देश में, खासकर हमारे जैसे देश में युवा पीढ़ी होती है, उनके पास टैलेंट होता है, कुछ इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो दुनिया की स्किल्स मैपिंग हो रही है। इस G20 के कारण एक किस्म से भारत के युवा पीढ़ी के लिए ग्लोबल वर्क प्लेस जो है, इसके दरवाजे और खुल जाएंगे। तो ये एक उदाहरण। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। जो भी हमारे मेहमान आए, उन्होंने भारत की क्षमता देखी। अगर मैं कहूँगा कि वो 2 दिन में अगर एक किसी बात की चर्चा हुई, सबसे ज़्यादा चंद्रयान की हुई। खाली बार दूसरे लोगों ने 5G स्टैक की बात की, लोगों ने हमारे वैक्सीन की बात की, पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जो दुनिया के माइंड में हुआ वो चंद्रयान का था। अब जब लोग लौटते हैं वापस और उनको लगता है कि भाई हम भारत आए, हमने देखा कि कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, क्या भारत की क्षमता थी, तो आप देखिए उनका माइंड कितना बदलेगा। या फाइनली मैं आपको कहूँगा कि हमने G20 को जो है राजधानी में नहीं रखा, विज्ञान भवन में नहीं रखा, ये पूरे देश में मनाया गया था, 60 शहरों में मनाया गया था, हर स्टेट में मनाया गया था। तो इसका टूरिज्म पे प्रभाव देखें तो मैं कहूँगा रोजगारी की परिप्रेक्ष्य से देखें, टूरिज्म की बात करें, भारत की क्षमता और जो निर्यात जो है उसकी आप बात करें, या आप रिसोर्सेज की बात करें, बैंक जो लैंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज जो हैं, मैं कहूँगा कि हर क्षेत्र में इस G20 का कहीं प्रभाव हुआ है। जयशंकर जी, समिट तो पहले भी होते थे, प्रधानमंत्री तो पहले भी होते थे। ऐसे नहीं होते थे। लेकिन समिट भी ऐसा नहीं होते थे, पूरी देश में इसको फैला दिया ताकि राजनीति में फायदा हो, इमेज चमके, मोदी जी का नाम चमके। अगर कुछ चमक रहा है, देश चमक रहा है, भारत चमक रहा है। कुछ लोगों ने मुझे सोशल मीडिया से तस्वीरें भेजी हैं कि पहले कैसे हम सिंपल सा भारत दिखाते थे और आप किस तरह से चमकाए हुआ भारत लोगों को दिखा रहे हैं। वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले जब विदेशी मेहमान आते थे तो हम किस तरह से उनको भारत दिखाते थे। ये तस्वीर ये मुझे एक व्यूअर ने भेजी है, जिसने दिखाया कि जब विदेशों से मेहमान आते थे तो हम उनको ऐसा भारत दिखाते थे। और अब जो आपने भारत दिखाया वो बिल्कुल अलग चमका हुआ है। तो ये वो भी दिखाइए ना। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये अब ये तस्वीरें देखने के बाद में नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कह रहे हैं आपने बिहार की चीजें दिखाई, सब लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय दिखाया, तो सारा क्रेडिट तो नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। अगर ऐसा है कि सब लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं तो देश के लिए अच्छा ही है ना। तो उसका मतलब है कि वो मानते हैं कि जो हुआ वो देश के हित में हुआ, ये पूरे देश का एक किस्म से मिलजुल के एक हमारी उपलब्धि थी। तो ये अच्छी बात है। जो G20 जब चल रही थी, शाम को हमारे यहाँ भोजन था, तो उसमें जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन जी वो आए हुए, तो हमारी बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे लगा, तो जिस गर्व से उन्होंने बात की ना कि
हमारे राज्य में 10 इवेंट हुए, हमारा कार्यक्रम इतना अच्छा था। तो मैं कहूँगा कि अगर आप उनसे पूछें या ममता जी से पूछें या आप जो हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो थे अशोक गहलोत जी, वो आए तो नहीं थे, पर मुझे पता कि वो चाहते थे कि और इवेंट्स हो वहाँ राजस्थान। आप उनकी तारीफ करके उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे? नहीं, ऐसा देखिए, मैं राजनीति में मैंने एंटर तो कर चुका हूँ, पर आप जानते हैं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो मैं जो मेरे अंदर जो है मैं साफ मैं कभी कभी प्रकट कर लेता हूँ। आप अपने डबल रोल का पूरा फायदा उठाते हैं। देखिए, क्रेडिट मुझे लगता है कि सबको मिलना चाहिए। कहाँ मिल रहा है? केजरीवाल जी कह रहे कि हमने दिल्ली की इतनी सफाई कर दी, चमकाया, हमें कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। नहीं, देखिए, क्रेडिट जो है पूरे देश को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा देश का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये तो स्वाभाविक है। तो जब वो प्रधानमंत्री को क्रेडिट देंगे, वो अपने आप को भी क्रेडिट दे रहे साथ ही साथ कि हमने भी उनका साथ दिया है। प्रधानमंत्री इस पूरे माहौल में कैसे लग रहे थे, उसको लेकर के मेरे पास वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, और दर्शक देखें। वो इटली वाले ना वही गई है ना। अब ये आप हमें बता सकते हैं कि इतने सारे अलग अलग देशों के अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, सबको सेट कर लिया मोदी जी ने? सच तो है, नहीं सच तो है। बट देखिए, एक तो मोदी जी जिनसे भी वो मिलते हैं, कहीं वो कॉमन पॉइंट ढूंढ लेते हैं। मुझे उनके साथ माने दुनिया में घूमते हुए करीब 10 साल हो गए, और मैंने देखा है कि इन 10 सालों में, और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री बने, आपको याद होगा रजत जी, कि लोगों ने कहा कि अरे ये तो इनको तो कोई विदेश नीति पे तो कुछ जानकारी है नहीं, पता नहीं ये कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। अब वही प्रधानमंत्री आप देखिए कि इनकी सक्सेस क्या रही, और इसका कारण है कि वो बहुत एक किस्म से बहुत ओपन माइंडेड नेता हैं, जो लोगों के साथ कनेक्ट बनाते हैं। अब देखिए, जैसे जो बाइडन, हम तो सोचते थे मोदी जी की और ट्रंप की दोस्ती है। जो बाइडन ट्रंप को हरा के आए, वो भी इनके दोस्त बन गए। अब ये तो मानना पड़ेगा ना, ये मोदी जी हैं, तो ऐसा है। और नहीं, आप तो उनकी बात कर रहे हैं, उनके पहले ओबामा भी थे। तो एक किस्म से मोदी जी का एक कैरेक्टर है कि जिनके साथ भी वो कांटेक्ट में आते हैं ना, आप देखेंगे और खुद आप परिचय से। एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी दोस्ती हुई, कैसे उन्होंने उनका व्हाइट हाउस दिखाया, लेकिन जो बाइडन से कैसी हुई, ये तो आप बता सकते हैं? पहले जो उनकी मुलाकात जो हुई वो 2014 में हुई। उस समय जो बाइडन जो हैं उपराष्ट्रपति थे, और वो मोदी जी का पहला दौरा था यूएस में। वो मई में प्रधानमंत्री बने, सितंबर में आए थे। मैं उस समय में राजदूत था अमेरिका में, और उनकी माने तुरंत जो केमिस्ट्री है, क्योंकि ये भी जो बाइडन भी बहुत एक किस्म से बहुत ओपन आदमी है, बहुत उनके जो है दिल में है वो प्रकट करते हैं उसको। तो उनकी वहाँ से बात बनी। उस समय उन्होंने मोदी जी के लिए एक लंच होस्ट किया था, और जब वो राष्ट्रपति चुनकर 2020 में वो चुने गए, तो ये स्वाभाविक था कि जो पहले की जो मुलाकात जो थी उसका जो पॉजिटिव जो प्रभाव जो उसकी जो यादगारें जो थी, वो नेचुरली उसका कुछ तो असर होगा। और आपने देखा होगा कि शुरू में जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, उनका सबसे पहला जो उस समय कोविड चल रहा था, तो मीटिंगें जो थी वो वर्चुअल मीटिंग होती थी। पहली मीटिंग जो थी वो मोदी जी के साथ थी, वो क्वाड ग्रुपिंग जो है उसके माध्यम से। तो और जब वो मिले तो मुझे, क्योंकि दोनों जो हैं देखिए पॉलिटिक्स में बहुत अनुभवी हैं। अगर आप
आज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में देखें, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में मैं कहूँगा मोदी जी सबसे अभी सीनियर होंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। पर और अगर आप पूरा पॉलिटिक्स का अनुभव देखें तो इनको, बाइडेन को जो है 50 साल का अनुभव है। वो तो बहुत कम उम्र में वो सेनेटर बने थे। और जो अनुभवी पॉलिटिशियन होते ना, उनको उनका जो कनेक्ट एक दूसरे के साथ, और खासकर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन, अमेरिका के प्रेसिडेंट का उठ के समिट के दौरान मोदी जी के पास आना, इनसे कहना मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, ये बड़ी बात अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कहना। उन्होंने ये भी कहा जब जापान में जब वो ऑटोग्राफ की बात कर रहे थे कि इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग देखिए। तो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को महसूस होता है कि 10 साल के बाद अगर आपकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 70% से ज़्यादा हो तो साहब ये कमाल की बात है। सही बात। उनको लगता है। और जैसे मैंने कहा, एक तो वो रेस्पेक्ट, दूसरा ये भी है कि जब वो भारत आते हैं, भारत के बारे में पढ़ते हैं, जो उनको जानकारी होती है, तो वो देखते हैं कि पिछले 10 साल में परिवर्तन क्या हुआ है और परिवर्तन का कारण क्या है। अब परिवर्तन का कारण है कि आज जो है हमारे यहाँ जो आत्मविश्वास जो बढ़ी है, हमारी क्षमता उसके कारण बढ़ी है, और ये बढ़ी है क्योंकि वो लीडरशिप। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ मोदी जी की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, और वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे देश हैं और ऐसे लीडर्स हैं जिनके लिए आज नरेंद्र मोदी एक किस्म से रोल मॉडल बन चुके हैं, कि उनके लिए लगता है कि भाई ये एक तो बहुत डिसाइसिव हैं, बहुत साहसी हैं, कि बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आएँ तो माने वो उसका मुकाबला करते हैं। इनकी बड़ी सोच है। आजकल ये भी है, दुनिया देखिए बहुत टेक सावी दुनिया है। अब उनको लगता है कि मोदी जी जो हैं, अगर दुनिया में एक देखें कि आप हमें बताइए कि लीडरों में टेक सावी कौन सबसे ज़्यादा कौन है, तो उनका नंबर वहाँ भी आता है। तो हर देश, हर लीडर, हर देश की पब्लिक जो है वो अपनी दृष्टि से देखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि मोदी जी की इतनी एक किस्म से पहल है कि सबको कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट। जब आपसे मिलते हैं ये हेड ऑफ द स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, मोदी जी के बारे में क्या बात करते हैं? देखिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आते हैं सब और सब मिलना चाहते हैं। मैं टाइम मैनेजर भी हूँ, तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि सबको कैसे मिलाएं, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। पर सब में वो मिलने की रुचि तो है। आपको तो लगा होगा कि जैसे ही वो G20 का वो हथौड़ा जो है ठक किया और उन्होंने इनको दे दिया, लूला को दे दिया कि हमारी जिम्मेदारी वहाँ, माने कार्यक्रम ख़त्म हो गया। पर उसके बाद जो भी आए थे उन्होंने माने बाकी लीडर जो हैं वो रुके और वो चाहते थे कि उनसे 1-to-1 मीटिंग करें। तो हमारा कार्यक्रम जो है उस दिन काफ़ी लंबा गया, रात तक गया, क्योंकि सब लोग जो हैं मिलकर ही वापस गए। देखिए, कुछ तो होगा ना कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहें मोदी इज द बॉस, तो क्या डायलॉग मारा होगा मोदी जी ने जो उन्होंने कह दिया मोदी इज द बॉस? वो डायलॉग नहीं मारा। अब मोदी जी जब मोदी जी जो हैं वो अपना डायलॉग को एक किस्म से रेडिएट करते, जब वो आते हैं आपको नहीं लगता कि ही इज द बॉस? जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं सलमान, इनको बहुत कम मुस्कुराते देखा है, लेकिन मोदी जी के साथ वो ठाका मार के हंसते हैं। आज जो हैं सऊदी अरेबिया के राजकुमार, वो अपने आप को देखते हैं कि मैं सऊदी अरेबिया का एक किस्म से मॉडर्नाइज़र हूँ, कि ये देश जिसकी पहले की छवि आप जानते हैं, ये जो हैं इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है, कि जो वुमेंस राइट्स, उनको जो फ्रीडम देना, जो वहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, नए शहर बना रहे हैं। तो एक किस्म से आज जो सऊदी अरेबिया में जो हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब ऐसे लोगों को लगता है कि अगर हम दुनिया में देखें और कहीं रोल मॉडल हो, कहीं दूसरे का कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव हो जहाँ से हमें कुछ मिलता है, तो अब उनके मन में था कि आप लोगों ने डिजिटल में, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं,
अगर जब मैं बाहर जाता हूँ, दुनिया में भारत में जो परिवर्तन आ रहा है, खासकर डिजिटल में जो आ रहा है, इसके बारे में दुनिया में बहुत क्यूरियोसिटी। लोग जानना चाहते हैं कि आपने, अब बहुत सारे देशों के पास वैक्सीन थे, आपने वैक्सीनेशन कैसे करा? क्योंकि ऐसे देश हैं, ये विकसित देश हैं, जहाँ वो बड़े मात्रा में वैक्सीनेशन नहीं करा पाए। या लोग देखते हैं कि आज अगर ये आपको मुद्रा में लोन मिलता है, अगर 40 करोड़ लोगों को लोन मिलता है, या अन्न योजना में आपको अनाज मिलता है, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है, जब उनको पता है कि यहाँ की लीकेज जो है, जो हमारी परंपरा थी, राजनीतिक परंपरा थी लीकेज की, अब लीकेज अगर बंद हो गया है तो वो जानना चाहते हैं। मैं तो कुछ बाकी लीडरों से सुन चुका हूँ कि हमारे यहाँ भी लीकेज होती है, हम भी बंद करना चाहते हैं। तो एक ने तो पूछा कि इसका टेक्नोलॉजी क्या? मैंने कहा टेक्नोलॉजी तो डिजिटल, पर दूसरा टेक्नोलॉजी मोदी जी। तो एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, 20 से ज़्यादा कंट्रीज के हेड्स राजघाट पर खड़े हैं चारों तरफ, और जब वो वहाँ आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन आगे आगे हैं, सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये आइडिया किसका था कि राजघाट पर सबको ले जाएंगे? नहीं, इसमें दो चीज़ें थी। ये मोदी जी का आइडिया था कि क्योंकि गांधी जी का एक किस्म से, मैं कहूँगा अब दुनिया के सबसे आइकॉनिक फिगर है, तो जब भारत आए तो इनको ये तो उचित होगा कि सब लोग जो हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ जाएं। और ये मुझे लगा कि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, उनको भी लगा कि, और मैं कहूँगा कि बहुत लोगों ने इसकी बहुत सराहना की कि देखिए हमने सुना था, मैंने पिक्चरें देखी थी और खुद वहाँ मैंने जो इमोशनल फील जो हुआ वहाँ जाकर, इसके बारे में वो लास्ट सेशन में, तीसरे सेशन में बहुत लोगों ने जिक्र किया। अब देखिए कांग्रेस के नेता शिकायत कर रहे हैं कि हमारे गांधी जी को भी कब्जा कर लिया मोदी जी ने। अरे अब इनका मैं क्या कहूँ कि शिकायत करने वाले शिकायत करते रहेंगे, काम करने वाले काम करते रहेंगे। और जो अभी जो है, मैं आपको एक बार और कह रहा हूँ, देखिए ये G20 जो है, ये राजनीति का मामला नहीं, ये देश का मामला है। जो कोई भी भारत का नागरिक, उसको प्राउड फील करना चाहिए। राजनीति का मामला तो है, इसकी वजह से विरोधी दलों के नेता आपस में लड़ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी से पूछा आप क्यों गई वहाँ पर, और आप वहाँ गई तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ टेबल पर क्यों बैठ गई? भाई ये डेमोक्रेसी है, इसमें अलग अलग राजनीतिक दल के लोग साथ मिलजुल के काम करते हैं, बैठ के भोजन भी खाते हैं। और अगर कोई आया वो इसीलिए आए क्योंकि ये पूरे देश का इवेंट था। अगर आपकी सोच इतनी छोटी हो कि जिस समय आपको देश के कुछ उपलब्धि पे गर्व होना चाहिए, उसको अगर आप इसको राजनीति बना लें, अब इसका क्या उत्तर हो सकता है? शशि थरूर तो डिप्लोमेट हैं, उन्हें तो पूरी दुनिया देखी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत कमाल किया, लेकिन इसका फ़ायदा आप राजनीति में उठाएंगे, पॉलिटिक्स होगी। अब 2024 का इलेक्शन होगा तो इसकी वजह से बहुत वोट मिलेंगे। 2024 में जो होगा वो तो होगा कि सरकार की रिकॉर्ड क्या है, कि ये तो डेमोक्रेसी में होना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि जो 24 का चुनाव जो है, वो जो मोदी सरकार जो है, एक किस्म से उनके रिकॉर्ड पे भारत की जनता जो है वो आशीर्वाद देगी। तो अब ये नहीं है कि अगर एक दिन चुनाव होगा तो उसका मतलब है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक समय था जब हमारी सोच बड़ी नहीं थी, जब कुछ भी हम काम करते थे, हम माने मिनिमम करते थे, बड़े झुक झुक के करते थे, कोई माने इसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। अब ज़माना बदल गया। ये खाली पॉलिटिक्स नहीं बदला, खाली मोदी जी और मोदी सरकार नहीं बदली, मुझे लगता पूरा भारत बदल गया। अब जयशंकर जी, यही तो प्रॉब्लम है विरोधी दलों की। पहले चंद्रयान की ग्लोरी मोदी जी को मिल गई, G20 की ग्लोरी मिल गई, अब राम मंदिर की ग्लोरी मिल जाएगी, तो चुनाव तो जीत ही जाएंगे। देखिए, आप
अब ये उनको ये भी सोचना चाहिए और आपको भी सोचना चाहिए, ग्लोरी मिलती क्यों? ग्लोरी ये देखिए, ये नहीं था कि सब काम अपने आप हो जाता है। अगर G20 में सफलता पाई, इसका भी कहीं ना कहीं कुछ मेहनत भी होगा ना। और पूरी दुनिया कह रही थी कि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, उसी पे बात करते हैं हम। ये लगा बार बार कि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा, और ये था बहुत मुश्किल काम था कि इस आज की दुनिया की स्थिति में सर्वसहमति बनाना आसान नहीं था। और क्या होता, पिछले माने समिट के 2-3 दिन पहले जब नेगोशिएशन चल रही थी, तो वो हमें कहते थे हमारी टीम की भाई हो चुका है, 1 घंटे बाद कहते थे कि नहीं, वो फिर से मामला खुल गया। तो ये ऐसे ही चलता गया। तो अंत में क्या हुआ कि जो फाइनल जो हमें कंक्लूड करना था, हमें लगा कि कुछ थोड़े ही देश हैं, उनसे हमें माने हाईएस्ट लेवल में बात करनी होगी, डायरेक्टली बात करनी होगी, उनको समझाना होगा कि भाई ये सबके हित में है कि ये G20 सफल रहे। क्योंकि अगर हम उस जो यूक्रेन के मामला पे अगर सहमति नहीं बना पाएंगे, जो बाकी जो काम जो दिया है हम उस पर भी पानी फेर रहे हैं। तो इसमें जब ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी टीम ने मुझे कहा, मैं मोदी जी के पास गया तो मैंने उनको कहा कि देखिए ये 1, 2, 3 हैं, इनसे आपको डायरेक्टली बात करना होगा। और वो गए, उन्होंने बात की। तो एक किस्म मैं कहूँगा कि जो सहमति जो बनी, जो बाहर ये बात तो पहली बार पता चली कि मोदी जी ने बात की, इसलिए जॉइंट डिक्लेरेशन साबित हो नहीं, मैं ये देखिए, ये वहाँ एक बड़ा लाउंज होता है, इस कमरे से 2 गुना 3 गुना बड़ा, और सब लोग थे वहाँ मीटिंग शुरू होने के पहले। और उनको पता था कि वो खुद माने जाकर लोगों को, बाकी लीडरों से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सबको समझाया कि ये जो अगर आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, थोड़ा कहीं कुछ मानना है तो मान लीजिए, क्योंकि जो टोटल पैकेज जो है ये सबके हित में है। और एक शब्द के कारण या एक कहीं वाक्य के कारण आप पूरा नतीजा को आप इसको नहीं रोकें। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको लगा, और उनको जो है अपने रिश्तों का ख्याल तो था, पर उनको मोदी जी के बारे में एक किस्म से मैं कहूँगा पर्सनल रिस्पेक्ट भी था। देखिए, पहले ज़माने में, मैं तो 40 बरस से इस प्रोफेशन में हूँ, हम देखते थे हर चीज़ के लिए या तो अमेरिका की तरफ देखते थे या रशिया की तरफ देखते थे। उनके लीडर जो करा दें वो सही, और बाकी सब पीछे पीछे चलते थे। अभी आपने रोल ही बदल दिया है। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़माना बदल गया, तो मैं मानता हूँ ज़माना बदल गया। कि अभी जो है ज़माना बदल गया या आपने बदल दिया? अब आप डिप्लोमेट से पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियन से पूछ रहे हैं? अब मेरे पास में तो 2 in 1 है। नहीं, मैं कहूँगा कि कुछ बदला भी है, कुछ बदलवाया भी गया है। ऑपोजिशन के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि समिट तो हर गवर्नमेंट के टाइम पर होता है, ये बाई चांस है कि ये मोदी जी प्रधानमंत्री। नहीं रजत जी, आप मुझे ये बताइए कि आप भी 40 साल से कर रहे हैं, मैं भी 40 साल से कर रहा हूँ। ऐसा समिट कब हुआ पहले? क्योंकि पिछला समिट जो जिसका जिक्र करते हैं लोग, 1983 में वो नॉन अलाइंड समिट हुआ था। मैं था वहाँ, मैं जूनियर ऑफिसर था, मैं खुद था वहाँ। उस समय का भारत जो है और इस समय का भारत, इसमें बहुत इतना फ़र्क आया है। तो मैं कहूँगा कि देश भी बदल गया है, हमारी जो क्षमता भी, उसमें भी परिवर्तन आया है, हमारे विश्वास में भी आया है, हमारे नेता में भी परिवर्तन आया है। जनता के लोग सवाल पूछना चाहते हैं, 1-2 सवाल अभी ले सकते हैं। हाँ सर, आई वांट टू आस्क कि यूएसए और रशिया, ये दोनों इतने डिफरेंट कंट्रीज हैं, आप इसमें बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? दुनिया में आजकल इतना विवाद है, और ये यूक्रेन युद्ध के कारण, कि ये सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और हमने तरीके से, क्योंकि हम बहुत इंडिपेंडेंट, शुरू से हमने इंडिपेंडेंट स्टांस लिया कि लोगों को लगा कि ना ये इस साइड में है ना उस साइड में है, ये बड़े माने इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो बोलना है वो अपना पोजीशन स्पष्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक किस्म से उसका भी उन्होंने रिस्पेक्ट दिया।
यूक्रेन वॉर का आपने जिक्र किया। यूक्रेन वॉर एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक तरफ यूरोप है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ रशिया है। अब मोदी जी से पुतिन भी खुश हैं, मोदी जी से यूरोपियन यूनियन के लोग भी खुश हैं, और मोदी जी ने जो किया उसको अमेरिका भी बुरा नहीं मानता। सबका साथ सबका सबका विकास। विकास। यार यार ये बस जो यहाँ पे सारा कुछ ही खत्म हो गया। निचोड़ है पूरी पूरी वीडियो का। दुनिया का निचोड़ निकाल के रख बिल्कुल दिया। भाई कि वन हमने अर्थ वन फ्यूचर। ओए ओए ओए। हमने मिलकर ही चलना है। लेकिन सबसे पहले एक इंटरव्यू अगर देखा जाए तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उनकी भाई बात सबसे अलग है, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस भी है, डिप्लोमेट्स भी हैं, क्योंकि उन्होंने एक दुनिया घूमी है और दुनिया में रह कर आए हैं। चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, हर जगह पर उन्होंने रहा है, हर एक लोगों के साथ उन्होंने वक्त बिताया है। और उस वक्त में उन्होंने यही सीखा है कि इनको पकड़ना कैसे है, इनके साथ चलना कैसे है। और ऐसे जब पीएम मोदी जी को ऐसा बंदा जब मिल जाना था ना, और ऐसी टीम में एक बंदा इंटर हो जाना था, तब हर चीज़ उनको भाई समझ आ जानी थी। अब देखें कि एक जब भी वो एक वर्ल्ड मीडिया पर जाते हैं या ऐसे मीडिया पर जाकर उनके सवालों के जवाब देना ना भाई, वो आम बंदे के लिए भाई बहुत मुश्किल होता है, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन उनमें ये खासियत हमने देखी है कि वो हर एक ना हाज़िर दिमाग से जवाब देते हैं। चाहे रशिया और यूक्रेन वार का जितना भी बड़ा मुद्दा है ना, उनसे काफ़ी ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए गए हैं कि किसी भी वक्त पर आकर ना इंडिया ऐसा जवाब बोल दे या ऐसा एक लफ्ज़ बोल दे जिससे भाई सारा जो है ना मुद्दा इंडिया पर फेंक दिया जाए और बताया जाए कि वो कैसे एक रशिया के ख़िलाफ़ हैं या कैसे यूक्रेन के ख़िलाफ़ हैं। अब देख लें कि पूरी टीम ने ऐसे वर्किंग की है कि किसी को एक ऐसा लफ्ज़ ना मिले कि वो भाई कोई भी अपना भाई ना ऐसा मुद्दा ना बना सके जिससे उनको पता चल जाए कि हम किस साइड हैं। लेकिन फिर भी एक बात यही कि वो किसी साइड भी नहीं है भाई। इंडिया में यही है कि उन्होंने अपना भाई यही रखा है कि हम सबके साथ चलेंगे चाहे जो भी है। अब देखें रशिया से अपना उन्होंने ऑयल लिया है, खुल के लिया है, आगे भाई अब उन्होंने दिया भी, आगे लोगों को भी दिया है। इतना दे दिया था कि भाई वो एकदम से सऊदीया से भी आगे निकल गए। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि भाई इतने बुद्धिमान जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी मेहनत बैठी हुई है, या वो मेहनत करते हैं या सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और इधर उनकी लाइफ को देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छे हैं भाई। हम तो जब भी उनकी स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज़ सुनते हैं कि आज सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, या उनका अभी लास्ट आप देख ले, सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि जब वो अमेरिका में गए हैं, क्योंकि कनाडा वाला जो है ना वो मुद्दा मिल के एक बनाया गया था, जो एक थोपा गया था इंडिया पर, लेकिन उनका जवाब उन्होंने जो एक दिया है ना, नहीं मज़ा काफी आ गया। भाई एक बड़ा और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है सर का। हाँ, पहले 40 तो साल। यकीन करे, पहले हमें नहीं इस चीज़ों का पता, हमें अभी ना तक पॉलिटिशियन नजर नहीं आते, रिसर्च अभी तक की जो है थी, ना हाँ। वो क्योंकि वो शुरू से ही आप देखो ना, एक उन्होंने आधी लाइफ अपनी दी है इस मतलब के दिशा में, या इस आप डिप्लोमेट पर आ जाएं तो बड़ी बड़ी कंट्रियों में, यकीन करें अमेरिका में, जापान में, चाइना में, तो इसलिए फिर क्यों नहीं एक्सपीरियंस होगा। अब जब जिस देश में बंदा रहता है ना, तो बंदा उसकी एक लैंग्वेज नहीं सीखता, बंदा उसकी हर अंदाज सीख जाता है कि ये किस अंदाज का है, इसको किस अंदाज से हैंडल करना है। तो भाई पीएम मोदी को इधर भाई दाद देनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा, कि उन्होंने देखो प्लानिंग उनकी कितनी ज़बरदस्त थी कि कैसे बंदे एक टीम में सेलेक्ट किए। अब बाज़ औक़ात होता है कि बंदों को भाई एक टीम ही डूब ले जाती है, कि आप जो टीम मेंबर होते हैं या उनमें ऐसे बंदे होते हैं जो कि एक वर्किंग नहीं करते, उनका एक जब एक टीम मेंबर ही नहीं वर्किंग करेंगे तो कप्तान क्या करेगा। अब आप टीम पर आ जाएं, डॉक्टर एस जयशंकर भाई, नितिन गडकरी जी भाई और योगी जी, ऊपर बड़े बड़े यार आप नाम पढ़े हैं उनकी टीम में, तो उन्होंने भाई कोई कसर नहीं छोड़ी। आप हर दिशा से एक उन्होंने टैट कर चीज़ें रखी हुई है। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है ना, पिछली दफ़ा भी एक मुद्दा जब उठा था बिलावल का, इन्होंने काफ़ी धोया था बिलावल को, तो हम बोल रहे थे कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो बच्चा है। तो वाकई आप यकीन करें वो बच्चे ही है बिलावल। सही बात है, उनकी बिलावल बातें तो बिलावल सुनें। आप देखो ना, बिलावल को ये नहीं पता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, जिस घर में वो रहता है ना, उसको ये नहीं पता कि हमारे पड़ोस में क्या होता है, और वो एक दुनिया का मसला लेकर चला था। अच्छा रगड़ा है, यकीन करे, जब से रगड़ा ना तो उसको सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, और ना ही
उसका जो मतलब कि वो बोलता था कि मैं एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट बनूंगा, वो भी उसकी चीज़ें निकल गई, अब वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन ये कि अब G20 समिट को लेकर देखा जाए ना, इसमें सबसे बड़ी प्लानिंग चाहिए थी, क्योंकि सब ने आना था, उनको मैनेज कैसे करना था, लोगों को डील कैसे करना था, वो आप देख ले कि कैसे लोगों को डील किया गया। ये सबसे बड़ा जो बड़ी काम था ना वो दिल्ली जो डिक्लेरेशन, हाँ वो जो हाँ जिसके ऊपर अभी भी पूछा भी जा रहा है कि वो आप के लिए बहुत ज़्यादा एक मुश्किल कार्य था। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि पूरा अमेरिका, यूरोप, ये सारे कंट्री जो है ना वो एक मतलब अब अभी तक भी उनकी यही ख्वाहिश है कि कोई भी कंट्री जिसके पास हम जाए ना वो ये मुद्दा ज़रूर हाईलाइट करे। और ख़ासकर जो है ना इस तरह के इवेंट में अभी आपके सामने नेक्स्ट जो है ना वो ब्राज़ील में जिस तरह होना है, वहाँ पे आप देख लीजिए कि यही चीज़ जो है ना दोबारा रिपीट की जाएगी जिस तरह इंडोनेशिया में उन्होंने रिपीट की थी। लेकिन ये कि यहाँ पे थोड़ा सा काम क्योंकि न्यूट्रल रहने वाला था और इंडिया ने शुरू से जिस तरह एक उनका रहा है कि हमने भाई एक न्यूट्रल रहना, सभी जो है ना सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास जिस तरह उन्होंने कहा है भाई, तो ये चीज़ उन्होंने भाई करके दिखाई। देखो ना भाई पीएम मोदी जी की तरफ देख लें या कोई भी आप, उनकी यही कोशिश होती है कि हम जो है ना वो हर किसी का भला चाहें, हमारी तरफ से किसी को कोई नुकसान ना हो। ये उनके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ या वो कह लें कि उनका एक लक्ष्य है इस चीज़ के ऊपर, और वो चाहते हैं कि इसी तरह ही जो है ना वो पूरी दुनिया चले और उसके ऊपर वो लेके चलना भी चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं। और उन्होंने मतलब दरमियान में 2-3 दफ़ा कोशिश भी की है कि ये रशिया यूक्रेन वाला सीन जो है ना उसको थोड़ा सा जो है ना वो कम किया जाए, जिस तरह वो मामला बढ़ा हुआ था। तो वो होगा ज़रूर, लेकिन उसमें थोड़ा ना आई हुई है, ज़ाहिर बात है, थोड़ा सा अपनी जो है ना वो पावर शो कराने की। लेकिन ये कि एंड ऑफ उसका भी हाल यही होना जो अफगानिस्तान अमेरिका का हुआ था कि जब तक वो एक दूसरे के साथ बैठ के टेबल टॉक नहीं करेंगे उस वक्त तक मामला हल नहीं होंगे। और ये भी उम्मीद है कि ऐसे ही होगा। लेकिन भाई उनके अगर कैरियर के ऊपर आए तो बहुत ज़्यादा है, 40 साल का अरसा थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और इसमें अभी जिस तरह वो उनसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है, पॉलिटिशियन है या डिप्लोमेट है, तो अभी तक उनकी बातों से यही लग रहा है कि वो भी पॉलिटिशियन का काफ़ी ऐसे पॉइंट सामने आ जाते हैं जिसमें वो खासकर अपनी अपोजिशन को जो है ना वो टारगेट कर रहे थे। लेकिन अभी तक उनके ज़ुबान से हमने नहीं सुना। उनकी यही कोशिश है कि सब जो है ना वो एक मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं। जो भी हम इवेंट जो है ना वो होस्ट करते हैं या हमारी कोशिश होती है वो यही होती है कि वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, और उसमें सबका जो है ना वो साथ है, सब जो है ना सबकी मेहनत इसमें शामिल है। नहीं आप देखो ना एक G20 हुआ तो कुछ ऐसी चीज़ें बीच में हो जाती है तो एक नॉर्मल बंदा देखता है कि यार ये क्या बातें हो रही हैं, ये किस टॉपिक पर हो रही हैं, ये क्या मुद्दा उठा हुआ है। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे एक आप टॉक शो दे लें, एक मतलब कि ऐसी चीज़ें जिससे एक नॉर्मल बंदा हर चीज़ जान सकता है। आप इधर जनता बैठी हुई है, सारे वही पॉइंट उठा रहे हैं, वही चीज़ें उठा रही हैं जो कि एक सोच रहा है एक सोच बंदा, एक नॉर्मल बंदे की सोच होती है कि वाकई मैं वो चीज़ें उनसे पूछूं। क्योंकि कुछ ऐसी कंट्री या पाकिस्तान में चले आए तो एक होती है ना मंशा में एक क्वेश्चन पूछूं, तो वो जब एक बूढ़ा हो जाता है या एक आखिरी एक स्टेज पर होता है तब जाकर उससे एक पूछता बंदा कि वाकई आपने वो चीज़ें की थी उसमें क्या एक गहराई थी। लेकिन इंडिया में आपको हर एक जगह पर मिलेगी ऐसी चीज़ें। वो पिछली दफ़ा हमने पॉडकास्ट भी बनाया था सर का, वो भी काफ़ी लंबा था लेकिन था इंग्लिश में, कुछ चीज़ों की समझ नहीं लगी लेकिन वो भी अच्छा था। आप उधर भी आप सवाल पूछ सकते हैं और ये सबसे एक बड़ी अदालत है जिसमें आप हर सवाल पूछ सकते हैं कि पीएम मोदी ने वो जो पीएम मोदी हंस रहे थे वो किस बात पर हंस रहे थे। क्योंकि हर बंदे की सोच होती है ना कि वाकई यार क्या बात हो रही है। लेकिन काफ़ी भाई अच्छा लगा वीडियो बनाकर। और जो सर ने यूएन में स्पीच दी है ना, यकीन करें मैं तो तब से हैरान हूँ, अभी भी वो स्पीच मैंने 2-3 दफ़ा देखी है। जैसे इन्होंने उधर वो जवाब उनको दिया था वो गोरों को और डायरेक्ट अमेरिका को यकीन ऐसे ही है जिनको जो है ना वो मतलब एक आया हुआ था, कभी कनाडा वाला, कभी जो है ना वो ये जो कि मतलब आपके यहाँ खुद माइनॉरिटीज़ का ये मसला है वो मसला है,
तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी उनकी जो है ना वो तफ्तीश की कि थोड़ा सा संभल के आप चलें, अब चीज़ें जो है ना वो बदल गई हैं और बदली भी हैं और उन्होंने भाई चेंज करके दिखाई भी हैं। नहीं, पीएम मोदी के साथ भाई काफ़ी उनके देखो ना एक फ्रेंडली बात होती है, एक हर चीज़ से 10 साल से यकीन करें और उन्होंने स्टार से अच्छी टीम चूज नहीं। आप एक चीज़ को मैं मेंशन करना भूल गए कि चंद्रयान का मीटिंग हुई है G20 की, सब देश चंद्रयान की तारीफ कर रहे थे, वो सबसे एक बड़ी खुशी थी। इधर पता चलता है कि हमने कितनी एक कामयाबी हासिल की इंडिया ने, हमने तो क्या हमारी तरफ तो मेजर है। बिल्कुल भाई, बाकी बेस्ट वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।